इंडिया की तिब्बत पॉलिसी डिस्कस करने से पहले हम तिब्बत की सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। तिब्बत देखो वर्ल्ड का ना सिर्फ हाईएस्ट प्लेट्यू है बल्कि लार्जेस्ट प्लेट्यू भी है। टोटल एरिया है तिब्बत का 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 1950-51 में जब तक देखो चाइना ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था, उससे पहले इंडिया का जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ लगता था, ना कि चाइना के साथ। चूंकि इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता था तो तिब्बत इंडिया और चाइना जैसी बड़ी पावर्स के बीच एक बफर का काम किया करता था। चाइना के अगेंस्ट इंडिया के लिए तिब्बत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। लेकिन जब 1950-51 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो पूरा इतिहास बदल गया। इंडिया और चाइना के बीच की इक्वेशंस बदल गई, क्योंकि इसके बाद इंडिया डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करने लगा चाइना के साथ और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी पैदा हुआ, जिसकी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार भी हुआ। अभी भी लद्दाख बॉर्डर में इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं। अगर आज भी तिब्बत चाइना का पार्ट ना होता तो शायद ये सब चीज़ें ना होती, इतिहास कुछ और होता। खैर, ये सब चीज़ें तो हाइपोथेटिकल हैं। पॉइंट ये है कि तिब्बत की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। तिब्बत चाइना का वेस्टर्न एज है और तिब्बत के थ्रू चाइना ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि सेंट्रल एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है। वैसे देखो, तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। तिब्बत में जो ग्लेशियर है, यहाँ से एशिया की बड़ी बड़ी नदियों में पानी आता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, इंडस, येलो, साल्विन रिवर्स। मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से देखें तो भी तिब्बत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चाइना की सबसे बड़ी कॉपर माइन है जिसका नाम है यूलोंग कॉपर माइन। तिब्बत में आयरन, लेड, जिंक, कैडमियम, इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स के बड़े बड़े डिपॉजिट हैं। इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एशिया के मानसून में तिब्बत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चूंकि देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद बहुत ज़्यादा आइस कॉन्सेंट्रेशन है तिब्बत में, तो इस वजह से तिब्बत वर्ल्ड क्लाइमेट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ना सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी। सबसे लास्ट में कल्चर और रिलीजन के लिहाज से देखें तो भी तिब्बत की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है वो देखो इंडिया से ही तिब्बत में आया, और बुद्धिज़्म में आज के समय में सबसे बड़े रिलीजियस लीडर जो जीवित हैं वो हैं दलाई लामा। वो अभी इंडिया में रहते हैं और इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दलाई लामा की। तो तिब्बत की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है तिब्बत इशू पर, या फिर इंडिया की तिब्बत पॉलिसी है क्या। देखो, जब 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया इस मंशा के साथ कि तिब्बत के ऊपर कब्जा किया जा सके, तो उस समय तिब्बत की सरकार ने यूएन से गुहार लगाई कि आप इंटरवेंशन कीजिए और हमें चाइना के अटैक से बचाइए। लेकिन देखो, इंडिया का स्टैंड उस समय ये था, यूएन की इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है इस इशू में। बल्कि देखो 1952 में पहले लहासा में इंडिया का फुल फ्लैज मिशन हुआ करता था, लेकिन 1952 में लहासा में इंडिया ने अपने मिशन को डाउनग्रेड कर दिया फुल फ्लैज मिशन से कॉन्सुलेट जनरल में। इसके 2 साल बाद यानी 1954 में इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में तिब्बत में इंडिया के पहले कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट हुआ करते थे, टेलीग्राफ संबंधित, मिलिट्री एस्कॉर्ट संबंधित, पोस्ट ऑफिस संबंधित। इंडिया ने अपने ये सारे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स हुआ करते थे वो छोड़ दिए। अगर साफ शब्दों में कहें तो इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। इसके 5 साल बाद यानी 1959 में तिब्बत में एक नेशनल अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, यानी लोगों ने चाइनीज कब्जे के अगेंस्ट विद्रोह स्टार्ट कर दिया। They made the threatening moves against the Dalai Lama. The rebellion exploded full force. Lhasa, under communist bombardment, the Dalai Lama fled to India. इसके बाद चाइना की मिलिट्री ने
अत्याचार करने स्टार्ट किए तिब्बत के लोगों के ऊपर, और जान बचाकर हजारों की संख्या में तिब्बत जो रिफ्यूजीज हैं वो इंडिया में आ गए दलाई लामा के नेतृत्व में। यहाँ पर इन रिफ्यूजीज ने इंडिया में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया। शुरुआत में ये मसूरी में सेटअप किया गया था जहाँ पर लबासना एकेडमी है, और बाद में इसे शिफ्ट किया गया हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में। देखो, कहा यह जाता है इंडिया ने दलाई लामा और उनके रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया, यानी शरण दी। ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद 1988 में इंडिया ने तिब्बत के ऊपर अपने स्टैंड को फिर से दोहराया। इंडिया ने कहा, हम मानते हैं तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। 2003 में भी इंडिया ने यही किया। इंडिया ने ये एक्नॉलेज किया कि तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का टेरिटोरियल पार्ट है। अभी के समय में देखो, इंडिया में जो तिब्बतन्स रहते हैं उनकी वेलफेयर के लिए सरकार की एक पॉलिसी तो है जो सरकार 2014 में लेकर आई थी, जिसका नाम है तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। लेकिन ये पॉलिसी मेनली तिब्बत मूल के जो लोग इंडिया में रहते हैं उनकी वेलफेयर से संबंधित है। इस पॉलिसी का तिब्बत इशू से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखो लास्ट में हम इंडिया की तिब्बत पॉलिसी को समराइज करें तो कह सकते हैं इंडिया तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मानता है और चाइना के अगेंस्ट इंडिया तिब्बत कार्ड नहीं प्ले करता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो काफ़ी टेंशन्स बढ़ी हैं इंडिया और चाइना के बीच, इसके बाद कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब इंडिया को तिब्बत पॉलिसी में बदलाव लाने की आवश्यकता है, यानी चाइना के अगेंस्ट अब इंडिया को तिब्बत कार्ड प्ले करना चाहिए। इस मुद्दे पर विभिन्न एक्सपर्ट्स की जो राय है वो देखो डिवाइडेड है। जहां एक तरफ का व्यू ये है कि इंडिया को अपनी तिब्बत पॉलिसी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में वैसे भी रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं पिछले कुछ समय से, जिसका मेन कारण ये है चाइना के जो ट्रूप्स हैं बार बार इंडियन सीमा में घुसपैठ करते हैं। Intrusion by Chinese troops led to clashes between troops of both the countries. चाइना के जो सोल्जर्स हैं, चाइना के जो ट्रूप्स हैं, वो इंडिया और चाइना के बीच साइन हुए बॉर्डर एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन दोनों देशों के प्रीमियर्स ने मुलाकात की थी 2018 में वुहान में और 2019 में चेन्नई में। तो वुहान कंसेंसस एंड चेन्नई कनेक्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता चाइना के द्वारा। चाइना की जो मिलिट्री है पिछले कुछ समय में इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। वैसे तो देखो इंडिया भी वर्ल्ड में 30वें नंबर पे सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा करने वाला देश है, लेकिन चाइना का जो डिफेंस पर खर्चा है इंडिया के कंपैरिजन में वो 4 गुना ज़्यादा है। इवन चाइना के पास इंडिया के कंपैरिजन में बड़ी एयरफोर्स और बड़ी नेवी है। वैसे भी देखो इंडिया ग्लोबल पावर बनने की एस्पायरेशन रखता है, ख्वाब रखता है। तो अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो फिर तिब्बत के इशू पर बोलने से इंडिया को नहीं डरना चाहिए। सबसे लास्ट में पॉइंट ये दिया जाता है तिब्बत पॉलिसी को बदलने के पक्ष में। अगर देखो तिब्बत पर सवाल उठते हैं तो मतलब चाइना का तिब्बत के ऊपर जो कब्जा है उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो कल को चाइना इनसिक्योर महसूस करेगा और लद्दाख एरिया में या फिर इंडिया के साथ लगते बॉर्डर में बार बार जो इनकर्जन अभी चाइना के सोल्जर्स करते हैं वो इनकर्जन करने से चाइना कतराएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ऑलरेडी तिब्बत के ऊपर हमारा जो एनेक्सेशन है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। कल को इंडिया के साथ डिस्प्यूट होगा तो हमारे ऊपर और भी सवाल उठेंगे। ये व्यू थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है, लेकिन व्यू है तिब्बत पॉलिसी को चेंज करने के पक्ष में। दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स का देखो ये मानना है कि इंडिया को अपनी तिब्बत पॉलिसी में बदलाव नहीं लाना चाहिए। अगर इंडिया तिब्बत कार्ड प्ले करता है तो चाइना भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और देखो इतिहास ये बताता है जब जब इंडिया ने तिब्बत कार्ड प्ले करने की कोशिश की है चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है, चाइना के साथ रिश्ते और ज़्यादा खराब हुए हैं। तीसरा, देखो इंडिया में जो तिब्बतन रेफ्यूजीज रहते हैं वो तिब्बत के अंदर क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में उससे कट ऑफ हैं, ज़्यादा अवेयर नहीं है। जो सिचुएशन तिब्बत में
1950s में थी, 60s में थी, उस समय तिब्बत में चाइना के खिलाफ माहौल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो सिचुएशन नहीं है। चाइना ने तिब्बत की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की है, तिब्बत में काफ़ी डेवलपमेंट आई है, लोकल जॉब्स जनरेट हुई हैं। इस वजह से भावनाएं जो सेंटिमेंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा आज के समय में चाइना के अगेंस्ट नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये दिया जाता है कि अगर देखो इंडिया तिब्बत कार्ड प्ले करता है तो चाइना इसके जवाब में सिक्किम कार्ड प्ले कर सकता है। चाइना क्वेश्चंस उठा सकता है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। वैसे देखो इन व्यूज़ के अलावा तीसरे तरह के एक्सपर्ट्स भी हैं जो बीच का रास्ता निकालने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया को तिब्बत को चाइना का पार्ट तो मानना चाहिए, लेकिन शर्त के साथ कि चाइना तिब्बत की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है तिब्बतियन रिफ्यूजीज की वेलफेयर के लिए, तो इससे चाइना को स्पष्ट सिग्नल जाएगा। तीसरा, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंडिया मिल के काम कर सकता है, जैसे जापान, यूएसए, इस इशू पर, ताकि चाइना पे प्रेशर क्रिएट हो।